सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास सेवन्थ का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एयर। ओके, एयर मतलब हवा। ओके, हवा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, हमारी अर्थ जो है वो सराउंडेड है चारों तरफ से, जो एटमॉस्फेयर से, एयर से मतलब, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। It provides us air we breathe and protect us from the harmful effect of sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and frozen during the night. So, it is this mass of air that has made the temperature on earth लिवेबल। देखो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना तो क्या होगा कि दिन में जो है हार्मफुल अर्थ की जो है रेज से जो है हम लोग जल ही जाएंगे ऑलमोस्ट, और एट नाइट जो है हम लोग क्या है ठंड से जो है फ्रीज हो जाएंगे। ये एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट का काम करता है अराउंड द अर्थ, जो हीट को भी मिनिमाइज़ करता है और रात के टाइम और दिन के टाइम हीट को मैक्सिमाइज करता है। मतलब उतना ही जितना एक लिवेबल टेम्परेचर हो उसके बीच में हमें एक मेंटेन करके रखता है ये एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देखते हैं, ठीक है। देखो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में आप तुम लोग देखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैक्सिमम देखो ना, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। तो ये मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन। नंबर 2 पे ऑक्सीजन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, एरागोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। देखो, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना है वो तो आगे जब आपको पता चलेगा कि और कितनी कम क्वांटिटी में है और कितना अगर इससे बढ़ जाता है तो हार्मफुल है, कम होता है तो भी हार्मफुल है। एक सर्टन लिमिट में कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। एरागोन 0.93 और अदर गैसेज 0.04% ही है सिर्फ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, देखो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। द पाई चार्ट गिव्स द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट। देखो, 78%, 21% और बाकी जो भी है मैंने आपको बताया। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, ये पता है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो कुछ अमाउंट जो है नाइट्रोजन की भी हमारी लंग्स में जाती है और फिर उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जैसे ह्यूमन बींग्स की तरह प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनटेक नहीं करते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल रूट ऑफ सम प्लांट्स, जो कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, समझे, जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं वो जो है दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। कुछ बैक्टीरियाज जो है यहाँ जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं और उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं और फिर प्लांट जो उन्हें इनटेक करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो इज ए सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड दे कैन ब्रीथ एज दे कैन ब्रीथ, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ग्रीन प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट, और इस तरह से ऑक्सीजन कंटेंट जो है एयर में वो कांस्टेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड, इसलिए तो कहते हैं लोग प्लांट ट्रीज, क्योंकि अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ह्यूमन को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा अगर हम पेड़ काटेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक और इम्पॉर्टेंट जो है गैस है, जो ग्रीन प्लांट्स जो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फूड बनाने के लिए, और ये फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, जो रिलीज़ करता है प्लांट ऑक्सीजन फिर, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन एंड एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स। जितना ह्यूमन और एनिमल जो है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करते हैं वो जो है इक्वल है प्लांट्स के अमाउंट जो प्लांट इनटेक करते हैं। ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, ठीक है। होएवर बैलेंस इज अपसेट, लेकिन ये बैलेंस को अपसेट कर दिया गया किससे, बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल्स के, डिफरेंट फ्यूल्स के, कोल के, ऑयल के बर्न करने से। इससे क्या हो, मिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में हर साल ऐड होता है।
इसके रिजल्ट से क्या होगा, इंक्रीज हो गया है वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो अफेक्ट कर रहा है अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को। ठीक है, समझ गए ना ये चीज़ें। देखो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप्स ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, हमने कंपोजिशन एक बेसिक पढ़ लिया एटमॉस्फेयर की। अब हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जो डिवाइड किया गया वो 5 लेयर में। ठीक है, जो सरफेस ऑफ अर्थ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब वन बाय वन इसको हम समझेंगे ये क्या है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं एग्जिस्ट हेयर ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर्स इन दिस लेयर। सॉरी, तो जितने भी वेदर कंडीशंस हैं वो भी देखो, जो ऑक्सीजन है वो हम ब्रीथ करते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में है। ऑल वेदर कंडीशंस, ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस, जितने रेन है, हेल स्टॉर्म है, स्नो है, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही जी फिनोमिनाज जो है अकर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। ठीक है, एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका हाइट अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर। फर्स्ट की कितनी है, 13 किलोमीटर, किसकी, ट्रोपोस्फेयर की। ठीक है, फिर आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी हाइट कितनी है, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। किसी जगह से कम, किसी जगह ज़्यादा भी हो सकती है, कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें कोई क्लाउड्स नहीं होते। जब फिनोमिना जब सब ट्रोपोस्फेयर में होंगे तो क्लाउड्स भी ट्रोपोस्फेयर में होंगे ना। एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग प्लेन्स। ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्लेन्स जो हैं फ्लाई करते हैं, याद रखना इस बात को, स्ट्रेटोस्फेयर में। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस का आगे में जाकर आपको समझ आएगा कि ओजोन गैस क्या है। ये हार्मफुल जो हार्मफुल रेज जो सन की आती हैं उसको रोकता है। ये कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। समझ गए, ट्रोपोस्फेयर समझ गए। फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो 50 किलोमीटर का एक्सटेंड है और ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें क्लाउड्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो ये जो है फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए परफेक्ट कंडीशन है। और यही लेयर है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमें हार्मफुल अर्थ के रेडिएशन से हमें बचाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। अब मीजोस्फेयर की चलते हैं। मीजोस्फेयर कौन सी है, थर्ड लेयर है, इज अ थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। देखो, ट्रोपोस्फेयर आया, फिर क्या आया, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर क्या आया, मीजोस्फेयर। ओके, मीजोस्फेयर का एक्सटेंड क्या, 80 किलोमीटर्स। ये कितना था, ट्रोपोस्फेयर 13, ये अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर और ये अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, ओके, ये 80 किलोमीटर का जो एरिया है मीजोस्फेयर का। और मेट्रॉइड्स जो हैं बर्न अप इन दिस लेयर है ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब स्पेस से कोई मेट्रॉइड गिरता है, जो हमने 6th क्लास के फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहा था, मेट्रॉइड्स वो गिरते तो वो बर्न किस में लेयर में होते हैं, मीजोस्फेयर में आके वो बर्न होने लग जाते हैं और ब्राइट लाइट दिखती है हमें अर्थ से जब हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 लेयर हमने पढ़ ली, फिर हम पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर। देखो, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। राइज करता है मतलब प्लस में ज़्यादा है टेम्परेचर। विद इंक्रीजिंग हाइट आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस स्फेयर, और आइनोस्फेयर भी इसी लेयर का पार्ट है। देखो, ये है टॉपोस्फेयर। देखो ट्रोपोस्फेयर, माउंट एवरेस्ट की हाइट देखो कहाँ पे, ये देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट से 8 से 9 किलोमीटर है, तो ये देखो उससे ऊपर है 13 किलोमीटर, ये ट्रोपोस्फेयर आ गया। ठीक है, फिर ओजोन लेयर पाई जाती है जिसमें, और एरोप्लेन्स जिसमें फ्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्लाउड्स नहीं होते, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोपॉज, मतलब ये एक एरिया होता है जो मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है। फिर आगे मीजोस्फेयर, जिसमें जो है मेट्रॉइड जो जब एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर ये मीजोस्फेयर जो है बीच का पार्ट होता है थर्मोस्फेयर, और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच का पार्ट को मीजोपॉज कहते हैं। और सबसे ऊपर हो जाता है थर्मोस्फेयर, जहाँ टेम्परेचर जो है रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर आगे एक्सोस्फेयर, आउटर स्पेस भी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 80 to 400 किलोमीटर का ये होता है लास्ट वाला, है ना। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। देखो, ये लेयर जो है रेडियो ट्रांसमिशन के काम आती है। आयनोस्फेयर, ठीक है,
क्यों आती है? इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इस लेयर से इसको आयनाइज्ड होती है ना, उसी से नाम पड़ा आयनोस्फीयर। तो ये लेयर जो है रेडियो ट्रांसमिशंस को रिफ्लेक्ट करती है बैक टू अर्थ। उसके बाद एक्सोस्फीयर आता है, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये सारे जो है एटमॉस्फेयर के पार्ट है। तो समझ लो एटमॉस्फेयर कहाँ तक चला गया, 400 किलोमीटर्स तक। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द आउटर। जो लाइटर गैसेज होती है ना, तो वो स्केप कर जाती हैं एटमॉस्फेयर को जब, तो वो आउटर स्पेस में जब चली जाती हैं, वो यहाँ से स्केप करती हैं एक्सोस्फेयर से, ठीक है। लाइटर गैसेस स्केप करती है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इस टाइप की गैसेस, ठीक है। तो ये 6 पार्ट्स हो गए, हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये सारे पार्ट्स हो गए एटमॉस्फेयर के, ये पार्ट्स। इसको आपने रिमेंबर रखना है, कौन से की क्या फीचर्स हैं, ये सारे आपको रिमेंबर होने चाहिए। अब हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, और जिस एटमॉस्फेयर की वजह से क्लाइमेट होता है, जो मॉडरेट क्लाइमेट जो अर्थ है, वो हम पढ़ते हैं, अर्थ का क्लाइमेट। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? हाउ विल इट बी ब्राइट सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दिस फ्रॉम द एंग्शियस क्रिकेट फैन स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वनडे मैच? हमने कितनी बार चेक किया होगा कि आज बारिश होगी नहीं होगी, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना। तो इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड माइंड इट्स स्पीकर, अगर हम अपनी बॉडी को एक रेडियो समझें और उसका माइंड जो उसका स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट इज फिडल विद इट्स कंट्रोल नोब्स, वेदर इज दिस आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट जो है एक एवरेज वेदर है एक एरिया का ओवर द पीरियड ऑफ एक लार्जर एरिया का ओवर द पीरियड ऑफ सम 2 to 3 months का, ठीक है। लेकिन वेदर क्या है? वेदर जो है डे टू डे और आवर टू आवर जो है कंडीशन, एक स्पेसिफिक एरिया की जो है वेदर जो है, एक स्पेसिफिक एरिया का जो कंडीशन है, टेम्परेचर उसका डे टू डे आवर का, रेन, इज इट गोइंग टू रेन, इट इज़ गोइंग टू बी हॉट, इज इट गोइंग टू बी कोल्ड, ये है एक स्पेसिफिक डे टू डे डाटा। वेदर जो है ओवरऑल एक एवरेज है एक लॉन्ग ड्यूरेशन का, ठीक है। वेदर इज आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कंडीशन एक स्पेसिफिक एरियाज की, ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में बी एन वन इरिटेटेबल, ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में बी वन चीयरफुल, एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। एक दिन बारिश होगी, एक दिन धूप, कभी कभी सुबह बारिश होती है तो शाम को धूप होती है, ठीक है। However, the average weather condition of a place for a longer period of time present the climate of it। देखिए एक लॉन्ग पीरियड के लिए जब जैसे एक बारिश अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए है, वो एक रेनी वेदर हो जाएगा, एक रेनी क्लाइमेट हो जाएगा किसी एरिया का। लद्दाख को आप ले लेंगे, एक ड्राई एरिया है ना लद्दाख, तो उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट है उसका कैसा ड्राई क्लाइमेट है। डेजर्ट है थार डेजर्ट, वो क्या है ड्राई क्लाइमेट है, कंडीशन है। डे टू डे अगर सुबह बारिश हल्की सी हुई है शाम को नहीं हो रही, वो वेदर है डे टू डे का। इस तरीके से वेदर और क्लाइमेट का एक डिफरेंस बनता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या मतलब है? ए टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हम लोग हर दिन गर्मी सर्दी जो चीज़ें हम फील करते हैं वो क्या है? टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कितना डिग्री गर्म है, कितना डिग्री ठंडा है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। सो टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डेज एंड नाइट्स। देखो टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ दिन और रात में नहीं चेंज होता, वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। गर्मियों में देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इसका किस फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो इसको जो है कंट्रोल करता है इस टेम्परेचर को? इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वो क्या है? इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब समझो, इंसुलेशन क्या होती है? जो सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती हैं वो कितनी देर तक, इज इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है अर्थ। सर्दियों में कम दिन छोटे होते हैं तो कम जो है सनलाइट जो है रिसीव करता है कोई पर्टिकुलर एरिया, तो टेम्परेचर उसका कम होगा। वहीं गर्मियों में ज़्यादा दिन लंबे होते हैं तो मैक्सिमम जो है रेज ऑफ सन रीचेज द अर्थ और क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है अर्थ से, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो
अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है पिछली क्लासेस में कि जैसे ही हम इक्वेटर पे जो है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं तो सन की रेज जो है कम होती है, स्लांटेड पड़ती हैं, तो टेम्परेचर जो है कम होना शुरू हो जाता है। वहीं इक्वेटर की तरफ आते हुए टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इक्वेटर से जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ इंक्रीज वहाँ डिक्रीज। तो ये फिनोमिना है, ठीक है। फिर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि पोल्स कवर क्यों रहते हैं स्नो से, क्योंकि सनलाइट रीच नहीं करती पोल्स के एरिया में, बिल्कुल स्लांटेड टेम्परेट रीजन तक पहुंचती हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो है ये सन के शेडो एरियाज में रहता है, तो इसीलिए ये फ्रीजिंग कोल्ड होता है। इफ़ अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर अर्थ का जो है टेम्परेचर जो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो बहुत से क्रॉप्स जो हैं जो अडाप्टेड हैं उस टेम्परेचर में वो ग्रो करना छोड़ देंगे। अगर टेम्परेचर इन सिटीज़ आर मच हायर देन द विलेजेस, लेकिन शहरों का जो टेम्परेचर है वो गाँव से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेटालिक और कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स हैं, जो रोड्स हैं, वो और हीट होता जाती है ड्यूरिंग द डे। जब हीट पड़ती है तो वो एक कंसेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट, और वो हीट रात को रिलीज होती है तो गर्मी होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो क्या करती हैं कि गर्म हवा को जो है एक जगह रोक लेती हैं, और उससे क्या होता है सिटी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जबकि गाँव में पेड़ हैं बहुत सारे और दूर दूर घर बने होते हैं, तो उससे क्या है एयर एक जगह ट्रैप नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो जो सन का जो एट द सेम टाइम आप इमेजिन करोगे कि एक सिटी में और एक यहाँ गांव में जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस इस वजह से भी होता है। कभी कभी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पे एयर जो है वार्म में ट्रैप हो जाती है, तो इसकी वजह से ये एक चैम्बर बन जाता है वार्म एयर का यहाँ पे। जबकि एयर इजीली जो है एक्सेसिबल है इधर उधर, तो ट्रैवल कर जाती है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है, ठीक है। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एयर प्रेशर का, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबोव अस इज प्रेसिंग अस विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। जो एयर है हमारे ऊपर वो प्रेस कर रही है, मतलब हम पे फोर्स डाल रही है नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ कंटिन्यूसली। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हमें महसूस भी नहीं होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने समझा है कंसेप्ट। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट ए काउंटर प्रेशर। हमें ये इसलिए फील नहीं होता क्योंकि एयर जो है हमारे ऑल ओवर द सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ से जो है हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, और बॉडी भी उसके रिएक्शन में एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। इसकी वजह से हमें जो है फील नहीं होता एयर का प्रेशर। अगर एकदम से एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए तो हम शायद आउटर स्पेस में फेंके हुए जाएंगे। तो द एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। एयर जो प्रेशर को उसको डिफाइन किया कि एयर प्रेशर को क्या डिफाइन किया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर ऊपर लेयर्स में जाते हैं तो जो प्रेशर है वो बहुत जल्दी से कम होने लग जाता है, ठीक है। प्रेशर फॉल रैपिडली, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जो सी लेवल पे है ना, जो क्योंकि सी लेवल जो है वो जो है यहाँ से एटमॉस्फेयर से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम एयर प्रेशर होगा। जब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के करीब जाएंगे तो प्रेशर कम होता है, ठीक है। विद हाइट देखो डिक्रीजेज विद हाइट, हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज। हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे वहाँ एयर प्रेशर बहुत कम होगा। आपने सुना है ना कि लोग लद्दाख में और जब पहाड़ों में चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जब लोग अमरनाथ जाते हैं तो ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं, वहाँ पे एम्बुलेंसेज होती हैं, क्योंकि एयर प्रेशर कम हो रहा होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल जो है मतलब वर्टिकल तो ये हो गया ना, ये वर्टिकल हो गया, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर है वो टेम्परेचर का मदद से होता है, जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइजेस। जब जिस एरियाज़ में जैसे इक्वेटर पे जो है सनलाइट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो वहाँ की एयर जो हॉट हो जाती है, और जब एयर गर्म होती है ना तो वो एयर लाइटर हो जाती है, तो वो एटमॉस्फेयर की तरफ लिफ्ट अप होने लग जाती है। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर, और ये बनाता है इस एरिया को लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। देखो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर क्यों होगा, देखो
जब एयर यहाँ से यहाँ पे समझ लो एयर है और कंटिन्यूसली सनलाइट पड़ रही है, तो ये एयर लाइटर हो जाएगी, और ये लाइटर होगी तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, तो ये एक रीच करेगी एक लिमिट, और वहाँ पे जाके ये एवेपोरेट होकर क्लाउड की शक्ल ले लेगी, ठीक है। उससे कन्वेंशन रेनफॉल भी होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल। ओके, ये आगे समझेंगे हम लोग। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ एरिया कम टेम्परेचर होता है, जहाँ पे मतलब कोई भी हिमालयन स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो वहाँ ठंडे एयर होती है, तो वो एयर हैवियर होती है और डेंस होती है, तो वो नीचे बैठती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। इट देयरफॉर इज़ हैवी, ठीक है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर। तो हैवी एयर जो है हाई प्रेशर बनाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है कि नहीं, हैवी एयर है, डेंस है, नीचे बैठ रही है। लाइटर एयर ऊपर उठ जाती है तो लो प्रेशर बन जाता है। हैवी प्रेशर, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंसेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने की, एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। एयर नीचे बैठ रही है तो ऑब्वियस ही बात है आसमान में जो है वो क्लियर स्काई होगा, क्योंकि ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, एवेपोरेट होगी। नीचे बैठ रही है तो कैसे होगा, तो क्लियर मौसम होता है ज़्यादातर। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो दूसरे टाइप की रेनफॉल्स होती हैं पहाड़ों में, रेन शेडोज़ में जो फ्रंटल लॉसेस होती हैं, तो हम आगे समझेंगे इसके बारे में, ठीक है, कौन सी रेंस होती हैं, ठीक है। तो द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर। हाँ, ये बहुत याद रखने, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। द विंड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। जो मूवमेंट है एयर की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसे विंड कहते हैं। देखो यहाँ से एयर सारी एवेपोरेट हो गई है, ऊपर उठ के हैवियर एयर जो है लाइटर एयर बन के ऊपर उठ गई और यहाँ बादल बन के, अब ये एरिया तो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, तो हाई प्रेशर से एकदम से एयर यहाँ आएगी कि नहीं, ये एरिया को फिल करने के लिए, वैक्यूम को फिल करने के लिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है, उसे विंड कहते हैं। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement of uprooted trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust particles, ठीक है। At times wind can be strong that is difficult to walk against it. ये भी फैक्ट है, ये हमने कई बार महसूस किया है। जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो हमें डिफ़िकल्ट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना, ठीक है। It must be experienced. It is not easy to hold an umbrella in a windy day, ठीक है। Think of some of the example which strong wind have created. अब देखो problems. अब देखो wind can be broadly defined into 3 types. Wind can be broadly defined in permanent winds, जो हमेशा चलती रहती हैं अर्थ पे, ट्रेड विंड्स जिन्हें कहते हैं। ये जो है, ये इसको हम अभी समझते हैं। द ट्रेड विंड वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। वेस्टर्ली मतलब जो वेस्ट की तरफ से चलती हैं, ईस्टर्ली जो ईस्ट की तरफ से चलती है, जो परमानेंट विंड्स हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये अपनी डायरेक्शंस चेंज नहीं करती। सीजनल विंड, मौसम के साथ विद चेंज डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मूनसून इन इंडिया, मूनसून में पहले वेस्टर्ली आता है, फिर नॉर्थ ईस्टर्ली आता है। तो जो सीज़न के हिसाब से विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं वो है सीजनल। परमानेंट हैं जो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड्स जो परमानेंटली ब्लो करेंगी एक डायरेक्शन में, नो मैटर व्हाट। कुछ लोकल विंड्स हैं, ठीक है। लू चलती है एक, देखो दे ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ए ईयर इन ए स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल सी ब्रीज देखो रात को सी से जो है, सी जो है लेट ठंडा होता है, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी है, सी से लैंड की तरफ चलती हैं सी ब्रीजेस। लैंड से सी की तरफ नहीं चलती हैं, बहुत कम चांसेस आते हैं। डू यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्थन प्लेन इन इंडिया। इसका लू जो पंजाब और जो हरियाणा और राजस्थान और गुजरात और हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान में, ये लू एक चलती है, गर्म हवा। ये लोकल विंड है। 3 विंड्स हैं, ठीक है। एक सीजनल विंड्स, एक लोकल विंड्स और एक परमानेंट विंड्स। अब हम थोड़ा देखते हैं मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम। देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है इक्वेटर है, ठीक है, 0 to 5 डिग्री, मान लो 0 to 10 डिग्री है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट सन की रेज पड़ती हैं यहाँ पे, तो एयर जो है यहाँ से क्या होती है, ये एरिया जो है ये एरिया है जहाँ कांस्टेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया जो है, ये यहाँ पे कांस्टेंट सन रेज जो है डायरेक्ट पड़ती हैं, तो ये एरिया रिसीव्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। तो इस एरिया में क्या होता है कि एयर जो है राइज करती है। ये देखो ये एयर जो है स्टार्ट कर देती है राइज करना, ठीक है।
यहाँ से यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल भी होती है, यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट यहीं पे, ट्रॉपिकल एरियाज मोस्ट ऑफ दी यहीं पे पाए जाती है क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल होती है। तो एयर जब ये राइज करती है, एवेपोरेट होती है, तो ये एरियाज़ यहाँ पे जो है क्लाउड्स बनाती है एवेपोरेट होके, ठीक है। और फिर बारिश होती है, जब कूल डाउन एयर होती है तो ये यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये लो प्रेशर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये एरियाज लो प्रेशर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट इंसुलेशन है यहाँ पे, तो लो प्रेशर बनेगा क्योंकि एयर लाइट हो जाएगी, वार्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी। तो इस एरियाज में जो है ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एयर जो है यहाँ पे ये देखो, ये एरिया से यहाँ से कहीं तो जाके एयर जाके वो क्या होगी कि सेटल होगी ना, नीचे आएगी जब, तो कोल्ड होके, तो ये जो है ये हाई प्रेशर एरियाज बनेंगे क्योंकि यहाँ कोल्ड एयर जो है एयर कूल डाउन होके यहाँ पे गिरी है। ये जो है ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जाके एयर जो है यहाँ पे जब डेंस होती है तो यहाँ बहुत ही हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। और वहाँ से पोलर रीजन, देखो पोलर रीजन का आपको बताता हूँ, पोलर रीजन में क्या हाई प्रेशर क्यों बनता है बताओ। देखो पोलर एरिया में सन की बहुत कम इंसुलेशन होती है, तो एयर यहाँ कूल्ड होती है, कोल्ड एयर होती है। तो कोल्ड एयर क्या होती है, नीचे डेंस, नीचे जाती है, तो कोल्ड एयर डेंस होगी, और यहाँ पे जब ये यहाँ पे जब आएगी तो एक्सट्रीम पे यहाँ पे प्रेवेलिंग विंड, फिर यहाँ से ये उठेगी, यहाँ पे ये जो है लो प्रेशर बनेगा हॉर्स शू पे, ठीक है। अब जो है ये कूल एयर यहाँ से यहाँ सब पोलर रीजन्स की तरफ आएगी क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, नहीं सॉरी यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे हाई प्रेशर का यहाँ पे, तो यहाँ से ये विंड इधर आती है, ये इधर आती है, ठीक है। ये यहाँ टकराती हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से साइक्लोन्स बनते हैं, फ्रंटोजेनेसिस साइक्लोन्स। यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स में साइक्लोन कभी होते हैं क्या, बताओ, ये क्वेश्चन बताने का। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से ये एक परमानेंट विंड्स पड़ती हैं। इन विंड्स को याद रखना, एक पोलर ईस्टर्ली विंड्स जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, सारी चलती हैं। फिर वेस्टर्ली विंड, जब ये यहाँ सबड्यूड होती हैं तो यहाँ से यहीं कहीं तो चलेंगी ना, ये वेस्ट की तरफ चलते हैं। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अब आप देख रहे हो कि पोलर रीजन से ये लेफ़्ट की तरफ जा रही हैं और यहाँ से ये राइट की तरफ जा रही हैं, देखो लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि अर्थ जो है ये रोटेट कर रहा है ना वेस्ट टू ईस्ट। तो जब ये वेस्ट टू ईस्ट करती है तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है विंड है जो वो लेफ़्ट की तरफ जाती है। कहाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में टिल्ट होती है एयर तो लेफ़्ट की तरफ जाती है। कहाँ, इधर वेस्ट की तरफ, क्योंकि एयर जो है वो एयर ये तो सीधा आ रही थी, लेकिन जो है ड्यू टू कोरोलियस फोर्स से एयर जो है लेफ़्ट की तरफ जाएगी। किधर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है एयर, ठीक है। ईस्ट से आ रही है ना ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है, कोरोलियस फोर्स से। और जो एयर ऊपर जा रही थी वो जो है इधर डिफ्लेक्ट होगी। कहाँ पे, इधर। क्यों, कोरोलियस फोर्स, क्योंकि एयर ऐसे धरती मूव कर रही है ना, तो इधर होगी। तो समझना है कि साउथ हेमिस्फीयर में एयर वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब लेफ़्ट, और ईस्ट हेमिस्फीयर में एयर कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट की तरफ। समझे, ये है ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ़्ट की तरफ। ये याद रखना का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं, इसके इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट में हम इसके बारे में और डिटेल वाइज करेंगे, ठीक है। 2-3 चीज़ें हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने साइक्लोन्स के बारे में सुना होगा कि उड़ीसा में साइक्लोन आ गया, चेन्नई में साइक्लोन आ गया, अरेबियन सी से कोई साइक्लोन चला है। तो मॉइस्चर, व्हेन वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़, जो वाटर एवेपोरेट होता है रिवर से, ओशियन से, लेक से, इट बिकम वाटर वेपर, ठीक है। ये वाटर वेपर बनती है, ऊपर उठ जाती है एटमॉस्फेयर में। मॉइस्चर इन द एयर एट दैट टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर है, जो पानी है उस वाटर वेपर में, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर, जब एयर पूरी तरह से एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है वाटर वेपर, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमिड, ठीक है। एज द एयर गेट वार्मर, जब एयर और गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेस। जब एयर गर्म होती है तो उसकी कैपेसिटी जो है वाटर को होल्ड करने की वो इंक्रीज़ होती है। जब एयर ठंडी होती है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है, ये याद रखना, क्योंकि वो मोलिक्यूल कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई
एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवेपोरेट ईजिली, क्योंकि एयर में मॉइस्चर है। तो जो है हमारी जो है हमें पसीना भी आया है, वो ड्राई एयर जब तक हमारे साथ नहीं लगेगी तो हमारी स्वेट जो है वो पसीना जो थोड़ी सूखेगा, वो एयर भी गीली है। और हमारे पसीना जो बॉडी में आया गर्मी से, ह्यूमिडिटी से, तो वो भी वैसा ही है, तो उसे नहीं हो सकता, मेक अस फील अनकंफर्टेबल। तो इससे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। ह्यूमिड डे पे सावन के महीने में आप देखोगे ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज हो जाती है, हालांकि धूप नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी है ना। व्हेन वाटर, देखो साइक्लोनिक रेनफॉल, कोल्ड एयर, दो मासेस जब टकराते हैं तो ये देखो, तो लाइटर एयर जो है वो अपलिफ्ट हो रही है और दूसरी जो है डेंस हो रही है, तो इससे जो रेनफॉल होती है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। ये देखो रिलीफ, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये देखो जब मोइस्ट एयर जो है किसी जब ट्रैवल कर रही है आगे, माउंटेन आगे, तो वो आगे ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे वेपोरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, तो वो यहीं पे बारिश हो जाएगी। इस साइड का जो है वो रेन शेडो एरिया रह जाएगा, रेन शेडो एरिया, ठीक है। और ये जो है रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। हमारे हिमालयाज़ में देखोगे उस तरफ, हिमालय से तिब्बत में देखोगे तो आप जो है आपको रेगिस्तान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रेन शेडो एरिया। जबकि हिमाचल में देखो आप, उत्तराखंड देखो, नेपाल देखो, वो एकदम हरे भरे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये रेन है। यहाँ मॉइस्ट एयर जो है अराबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आ रही है, वो टकरा के इधर ही बारिश हो जाती है पूरी। और जब ये क्लाउड्स उस तरफ जाते हैं तो बिल्कुल क्या है, जो एयर उस तरफ जब नीचे जाती है तो वो क्या है, उसमें मॉइस्चर है नहीं, क्योंकि मॉइस्चर सारा इस पहाड़ों से टकरा कर यहीं पे सारी बारिश हो जाती है, ठीक है। तीसरा एक समझो, कन्वेंशनल रेनफॉल। ये कन्वेंशनल रेनफॉल ज़्यादातर कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल एरियाज़ में और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। कैसे? मैंने आपको बताया, जब एयर जो है, जब एक्सट्रीम, जब कंसिस्टेंटली सन रेज यहाँ पे पड़ते हैं, तो जो एयर है यहाँ पे वो जो है वार्म होकर जो है लाइटर हो जाती है। तो वार्म जब एयर होती है तो लाइट हो जाती है, वो ऊपर उठने लग जाती है। तो आफ्टर सम टाइम सैचुरेशन लेवल पे जाके जब एयर जो है एक यहाँ, क्योंकि यहाँ पे है ना वार्म, तो कंडीशन यहाँ पे है, तो ऊपर जाके वो सैचुरेशन लेवल और एयर जो है वेपोरेट हो जाए, वाटर वेपर हो जाते हैं, और जो रेनफॉल होती है उसको कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। जब एयर वार्म होके लाइटर होके ऊपर उठती है उसको कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। ये ज़्यादातर ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कन्वेंशनल रेन। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? माउंटेनस एरिया में जो है एरोग्राफिक रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल कहाँ पे होती है? जब दो प्रेशर बेल्ट्स कोल्ड और वार्म में आपस में टकराते हैं तो वार्म एयर अपलिफ्ट होती है, तो वो कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। देखो